गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की कोटि और वेग नियतांक यानी कि ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट के निर्धारण में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बहुत यूज़फुल होती है, जो कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन द्वारा निर्धारित कोटि को हम टाइम ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के द्वारा हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसे हम टाइम ऑर्डर कहते हैं। कंसंट्रेशन फंक्शन और टाइम के मध्य आलेख है। तो यहाँ हम विभिन्न समाकलित वेग समीकरणों के विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे, जिनमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो शून्य कोटि अभिक्रियाओं में जो वेग है अभिक्रिया का, वो क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है जिनमें कि अभिक्रिया का वेग क्रिया करने वाले अणुओं की सांद्रता यानी कि क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। या हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के शून्य घात के समानुपाती होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ये ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती है शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस भी ये कहलाती है। ठीक है, यानी कि ऐसी अभिक्रियाओं में अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो जो है इस प्रकार के जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस है उनके लिए माना हम एक इक्वेशन लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो यदि स्मॉल ए हम माने रिएक्टेंट आर की इनिशियल कंसंट्रेशन है और एक्स वो कंसंट्रेशन है जो कि समय टी के साथ घटती जाती है। ठीक है, तब टी समय बाद जो है कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी, रिएक्टेंट की ए माइनस एक्स रह जाएगी, और रेट कांस्टेंट को के नोट, और जो वेग इक्वेशन है उसे हम निम्न प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि माइनस डी ब्रैकेट में ए माइनस एक्स अपॉन डी टी, जहाँ पर ए माइनस एक्स क्या है, रिएक्टेंट की टी समय पर बची हुई कंसंट्रेशन इक्वल टू के नोट। ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के नोट। यहाँ पर के नोट जो है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो है वो हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट या विशिष्ट अभिक्रिया वेग यानी कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और ये जो है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए जो है हमने ए माइनस एक्स की जगह केवल एक्स रखा है, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ए पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए जो है हमने ए माइनस एक्स की जगह केवल एक्स रखा है। ठीक है, तो समीकरण 6.24 को जब हम पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी एक्स बराबर के डी टी। तो समीकरण 6.25 का जो हम समाकलन करेंगे, लिमिट लगाएंगे x बराबर 0 से x बराबर x और t बराबर 0 से t में जब हम इसे जो है इंटीग्रेट करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, इंटीग्रेशन x बराबर 0 से x बराबर x dx बराबर इंटीग्रेशन t बराबर 0 से t बराबर t के नोट डी टी। तो x बराबर क्या आ गया, के नोट टी प्लस सी, जहाँ पर c जो है एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और इसका मान समीकरण 6.26 में न्यूनतम सीमा प्रतिस्थापित कर निर्धारित किया जाता है। यानी कि c बराबर जब 0 रखें तो क्या होगा, समीकरण 6.26 में c का मान समीकरण 6.27 में हम प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर क्या बचेगा, के नोट टी। ठीक है, यानी कि के नोट बराबर क्या हो गया, x बाय टी। तो समीकरण जो 6.28 में जो आपको के नोट बराबर x बाई टी इक्वेशन प्राप्त हुई है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहलाती है। यानी कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म है। ठीक है, अब देखो, अब चर्चा करते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की विशेषताएं कौन सी है, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे
कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक का जो मात्रक है वो आप समीकरण 6.28 की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि के नोट बराबर x/t, जहाँ x क्या है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, या हम बोले मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और समय की यूनिट सेकंड हो गई आपके, तो यहाँ के नोट की जो यूनिट आएगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट आएगी, वो आएगी मोल डेसीमीटर क्यूब की पावर -3 और सेकंड इन्वर्स, यानी कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड इन्वर्स। ठीक है, फिर है आपके शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए हाफ लाइफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ जो है वो टर्म है, यानी कि जब भी किसी रिएक्टेंट को हम लेते हैं तो जब इनिशियल कंडीशन में उसकी जो कंसंट्रेशन है, तो वो टाइम जब उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाए, तो उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। तो यदि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ को हम T1/2 माने, यानी कि T हाफ माने, तो इस समय में अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि T हाफ समय में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन A की आधी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि x बराबर A/2 हो जाना चाहिए। तो समीकरण 6.28 में हम x और t का मान रिप्लेस करेंगे, t की जगह t हाफ रखेंगे और x की जगह A/2 रखेंगे, तो t हाफ बराबर क्या निकल के आ गया, A/2 के नोट, यानी कि टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं हाफ लाइफ भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कि जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस प्रकार अभिक्रिया के किसी एक निश्चित अंश के पूर्ण होने में जो लगा समय है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट इसका फीचर है जो वो है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो समीकरण 6.28 के अनुसार यदि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x और समय t के मध्य हम अगर आलेख खींचे तो हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि उद्गम मूल बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यानी कि x बराबर K0T, जहाँ पर x जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो रेट कांस्टेंट है K0 उसके बराबर होता है। ठीक है, तो एसीटोन और आयोडीन के मध्य जब एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है तो यहाँ क्या होता है कि आयोडीन के लुप्त होने की जो दर है वो आयोडीन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए अभिक्रिया हेतु वेग नियम हम निम्न प्रकार से दे सकते हैं, यानी कि -di2/dt बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन गुणा कंसंट्रेशन ऑफ H+, यानी कि केवल जो रेट लॉ है उसमें एसिड की कंसंट्रेशन और एसीटोन की कंसंट्रेशन आई है, यहाँ पर आयोडीन की कंसंट्रेशन नहीं है। इसका मतलब आयोडीन की कंसंट्रेशन पे जो है वो ये रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही है, या हम बोलेंगे कि आयोडीन के रेफरेंस में रिएक्शन की ऑर्डर क्या है, ज़ीरो है, जबकि एसीटोन और जो है एसिड के रेफरेंस में जो रिएक्शन की ऑर्डर है वो 1-1 है। ठीक है, तो टोटल जो ऑर्डर है वो रिएक्शन की 1+1 2 हो गई। ठीक है, यानी कि वेग नियम में आयोडीन का जो कंसंट्रेशन टर्म है उसे शामिल नहीं किया, क्योंकि आयोडीन के रेफरेंस में रिएक्शन की जो कोटि है वो 0 है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेग नियम जो है वो 6.29 से स्पष्ट है कि अभिक्रिया की क्रियाविधि के तीव्र पद में आयोडीन सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी रिएक्शंस जो कि एक से अधिक स्टेप में होती है तो जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो ऐसे स्टेप से डिटरमाइन किया जाता है जो कि स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। ठीक है, जो कि
धीमा पद होता है। लेकिन यहाँ पर जो है आयोडीन के कंसंट्रेशन को मेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब ये स्लो जो स्टेप है उसमें आयोडीन यूज में नहीं आ रहा है, इसलिए अंडरस्टूड है कि ये फास्ट स्टेप में ही काम में आया है। ठीक है, फिर जो है हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा करें अगर तो जो है सबसे पहले देखते हैं कि जो अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, वो टंगस्टन या ओरम के प्रेजेंस में होता है, जो कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से जब N2O को गर्म प्लेटिनम तार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसी प्रकार से जब HI का डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ओरम एंड प्रोडक्ट के रूप में आपको हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते हैं, तो ये आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यानी कि ओरम या मोलिब्डेनम के तल पर अमोनिया का अपघटन या स्वर्ण तल पर यानी कि ओरम के तल पर HI का जो अपघटन है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण है। यहाँ पे जो मेटल है वो कैटलिस्ट का काम करती है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक उदाहरण दूसरा आपका क्या है कि स्थिर दाब पर जब सूर्य के प्रकाश में यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोलाइट हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग होता है तो HCl बनता है, यानी कि H2 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोलाइट गिव्स ट्वाइस HCl। ठीक है, तो इस अभिक्रिया की गति का मापन करने के लिए अभिक्रिया के पात्र को जल के ऊपर रखा जाता है, और जैसे ही HCl गैस बनती है तो वो गैस पानी में घुलने लग जाती है और अभिक्रिया पात्र में जल का स्तर क्या हो जाएगा, ऊंचा उठने लग जाएगा। ठीक है, तो इस स्तर के ऊपर चढ़ने की गति के मापन से हम अभिक्रिया की गति को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पात्र में जल स्तर उसी गति से चढ़ेगा जिस गति से हाइड्रोजन और क्लोरीन परस्पर क्रिया करके HCl गैस बनाएंगे। तो दाब को स्थिर बनाए रखने के लिए जल का स्तर ऊपर उठता जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन की मात्राएं तो कम होती चली जाती है और उनकी जो सांद्रताएं हैं अर्थात मात्राएं जो है वो प्रति इकाई आयतन स्थिर रहती है, क्योंकि जल के तल के उठने के साथ साथ अभिक्रिया का स्थान क्या होता है, घटता रहता है, इसलिए यह अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अभिक्रिया ब्रोमीन और जो आयोडीन के रेफरेंस में ज़ीरो ऑर्डर की है। कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, जैसे अगर एसीटोन की ब्रोमीन से रिएक्शन होती है, ठीक है, तो ये जो है रिएक्शन वो ब्रोमीन के रेफरेंस में क्या है, ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इसी प्रकार से एसीटोन की रिएक्शन जब आयोडीन से करवाई जाती है, यानी कि जब हैलोजिनेशन करवाया जाता है एसीटोन का, तो हैलोजन के रेफरेंस में जो ऑर्डर है रिएक्शन की वो ज़ीरो मानी जाती है। यानी कि जो इसका रेट लॉ होता है वो कैसे दिया जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट गुना कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन। यानी कि रेट लॉ में हैलोजन यूज़ में नहीं आ रहा है, हैलोजन की कंसंट्रेशन यूज में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि हैलोजन के रेफरेंस में रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो यद्यपि रिएक्शन में ये हैलोजन भाग तो लेती है, लेकिन अभिक्रिया जैसे जैसे प्रोसीड होती चली जाती है वैसे वैसे ब्रोमीन और आयोडीन यानी कि जो भी हैलोजन यूज़ में ली हुई है एसीटोन के साथ में वो यूज़ होती जाती है। ठीक है, ओके। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी जो आपके कंपाउंड दिया गया है जब उसका डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल तो वो आपके ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इसी प्रकार से जो आपके HCl का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोलाइट वो भी आपके जो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और इसी प्रकार से ऐसी रिएक्शंस जो कि एक से अधिक स्टेप में होती है
तो कोई भी सब्सटेंस के रेफरेंस में, रिएक्टेंट के रेफरेंस में उसकी ऑर्डर ज़ीरो हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, लेकिन किसी ऐसे रिएक्टेंट जो कि फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व है, स्लो स्टेप में वो इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे रिएक्टेंट के रेफरेंस में रिएक्शन की ऑर्डर जीरो मानी जाती है। एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है उसका ऑर्डर जीरो निकल के आता है। ठीक है, ओके।